हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है वैद्युत रसायन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम जो है वैद्युत रसायन क्या होता है, उसका अध्ययन क्यों करते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, अपचयन और उपचयन क्या होता है और रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये सभी जो है जो बेसिक बातें हैं जो आपको वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ने से पहले आनी चाहिए, वो सभी बेसिक बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वैद्युत रसायन जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो वैद्युत रसायन क्या होता है? ये रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र या वह शाखा है जो विद्युत और रासायनिक प्रक्रियाओं के बीच की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी विद्युत धारा के साथ जो रासायनिक क्रिया होती है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें और क्या पढ़ते हैं? इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, जैसे कि बैटरिया क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, जैसे गैल्वेनिक सेल शामिल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो अपने आप होने वाली अभिक्रिया, यानी जो भौतिक भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है, जो अपने आप होती है उसे स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब स्वतः अपरिवर्तित या अस्वतः परिवर्तित, जिसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं, तो अपने आप न होने वाली क्रिया, इसके लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है, विद्युत धारा देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, स्वतः अपरिवर्तित, जो अपने आप नहीं होती। ठीक है, अब देखिए विद्युत रसायन में अध्ययन, यानी कि विद्युत रसायन में हम क्या अध्ययन करेंगे। तो एक तो पढ़ेंगे स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना, यानी कि हम जो है स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया है उससे जो विद्युत धारा, स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो मुक्त ऊर्जा होगी उससे जो विद्युत धारा उत्पादन करके उसका कहाँ यूज करेंगे, बैटरी में करेंगे, कोई भी कार्य करने में, मशीनों में वगैरह कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। दूसरा है विद्युत ऊर्जा का स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन में उपयोग, यानी कि विद्युत ऊर्जा है स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन में कैसे उपयोग करें, जैसे कि धातु को पिघलाना है, मशीनरी में, फैक्ट्री में वगैरह जो है इसका उपयोग क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब जो हम जो है वैद्युत रसायन का उपयोग क्या होता है, देखिए बैटरी एवं ईंधन सेल में इसका उपयोग होता है और बहुत सी धातुओं एवं रसायनों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब शरीर में संकेतों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर या विपरीत दिशा में ले जाना, यानी कि हमारे अंदर कोई भी जो संकेत होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो संकेत विद्युत रसायन से जो है हमारे मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से जो है वो भी विद्युत रसायन के माध्यम से जो हमारे विभिन्न अंगों तक जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है किससे होता है, विद्युत रसायन से होता है, ये भी इसका उपयोग है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। तो कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या दान करता है उसे क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यानी कोई भी परमाणु है, मानो उसने बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, +2। अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बंध बनाते समय तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो यानी कि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, -2 हो जाएगी। अब देखिए उदासीन अणु या परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0 होती है, यानी कि हीलियम, नियोन और मैग्नीशियम ऐसे उदासीन अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0, यानी उन पर कोई आवेश नहीं होता तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अब आयन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है उस पर होती है, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि Cl- है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी -। ठीक है, इनके ऊपर जो भी आवेश होता है वो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे कि मैग्नीशियम की यहाँ पर जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में कमी या ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहता है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जुड़कर जो है MgO बन गए, तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम +2 में बदल गया और ऑक्सीजन जो है -2 में बदल गई। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम क्या हुआ है, इसमें जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी है, यानी इसका क्या ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण को या उपचयन हुआ है, किसका, मैग्नीशियम का, क्योंकि पहले 0 थी फिर प्लस तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई। अब जो है अपचयन किसे कहते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीजन पर जो आवेश था वो 0 था, लेकिन MgO बना तो इस पर जो आवेश है -2 आ गया, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। ठीक है, माइनस यानी कि वृद्धि हुई है, तो इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब पढ़ते हैं तो विद्युत अपघटय, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें आयन विद्यमान होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। अब देखिए जो है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, जैसे कि हमने पीछे अभिक्रिया पढ़ी थी। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम जो रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे समझेंगे, यानी हमने कोई भी पहले पात्र लिया, ठीक है,
उसमें हमने क्या किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया और इसमें जो है जिंक की छड़ डाल दी। ठीक है, तो अब देखिए जो जिंक होता है वो क्या ज़्यादा क्रियाशील होता है। जिंक की छड़ को जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर CuSO4 का नीला रंग फीका पड़ जाता है, यानी कि जो CuSO4 का नीला रंग था वो फीका पड़ जाता है, क्योंकि जो है जिंक जो होता है उसकी ऑक्सीजन अवस्था 0 होती है पहले, फिर जो है वह CuSO4 यहाँ पर जो कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, तो CuSO4 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है और ये जो है SO4 के साथ जो है जुड़कर जो है ZnSO4 बना लेता है। तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या +2 हो जाती है, यानी तो यहाँ पर देखिए Zn पहले उदासीन अवस्था में था और अब जो है उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है, यानी इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। तो ये क्या हो गया, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब देखिए Cu पहले +2 था, अब जो है Cu उदासीन अवस्था में है, तो यहाँ पर इसके क्या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ। ठीक है, यानी अपचयन किसे कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वृद्धि या ऑक्सीजन संख्या में कमी। तो यहाँ पर पहले कितने +2 थे, फिर 0 होगी तो ऑक्सीजन संख्या में कमी हुई है। तो इसमें फिर क्या होता है, देखिए ये Zn जो है इसके साथ क्रिया कर लेता है, फिर क्या बनाता है, ZnSO4 का जलीय विलयन बनाता है। फिर जो यहाँ पर जो कॉपर है वो कॉपर जो है इससे अलग होकर जो है यहाँ पर सॉलिड बन जाता है और ये सॉलिड जो है इस छड़ के चारों ओर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ है। तो यही था आज के इस वीडियो में। इसके बाद हम जो वैद्युत रसायन सेल पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।